एक करगिल युद्ध में भी शायद आप लोगों का योगदान रहा है। मैं बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से नहीं पूछना चाहूँगा, लेकिन कुछ ऐसी यादें जो फ़ौज के टाइम की हों। नहीं, जैसे जब संसद पे हमला हुआ उस समय तो काफ़ी यादें हैं और बहुत मतलब काफ़ी रेडी टू मूव के कंडीशन में थे हम लोग कि अब मतलब इतने बजे अटैक होगा या इतने बजे अटैक करना है। लेकिन कि सिर्फ ये था कि यस मतलब तो इस कंडीशन में थे कि मतलब बस आदेश आएगा और तुरंत जो है मूव कर जाना है, जी। चढ़ाई कर देनी है। तो लेकिन ये कारगिल में उस समय हम नहीं हुए थे, कारगिल तो अच्छा। 99 में थे हम, 2000 में भर्ती हुए थे। अच्छा, अच्छा। हमला हुआ था। तो जिसके बाद जो है हम लोग वहाँ पे गए, काफ़ी मतलब वहाँ जाए मतलब बहुत जल्दी वो एक्सपीरियंस हमको मिला एक लड़ाई का, कि लड़ाई के दौरान कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना रिस्क होता है, सारी कुछ मतलब देखा हमने, जी। जो यहाँ पे हम सब कुछ नहीं बता सकते। जी। अच्छा, एक बात मेरे जहन में उभरती है कि मौत से डर सबको लगता है, तो देश सेवा में ऐसा क्या जज्बा पैदा हो जाता है कि वो डर वगैरह जो है सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं? देखिए, जब तक आदमी मैदान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं हमारा एक्सक्लूसिव कार्यक्रम पंचायत। आज जो पंचायत हमने लगाई है वो बातें वहां होंगी खेती किसानी की। आज हम लोग बस्ती जनपद में विकास खंड सल्टुआ के मनवा गांव में आए हुए हैं और हमारे साथ जो इस एपिसोड में मेहमान हैं वो एक फ़ौजी रहे हैं। फ़ौज से रिटायर होने का, हालांकि फ़ौजी कभी रिटायर नहीं होता है, उसकी ऊर्जा हमेशा बनी रहती है और सरकार अगर चाहे तो उससे 80 साल के बाद भी सर्विस ले सकती है, वो काम दे सकते हैं। तो एक ऐसे जवान की कहानी जो अपने फ़ौज के टाइम में, जब उनका सर्विस पीरियड था उस टाइम भी उन्होंने कमाल की लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद जब वो रिटायर होकर आते हैं तो यहाँ पे खेती किसानी में उन्होंने अपना हाथ आजमाया और इन्होंने यहाँ भी एक मिसाल कायम कर दी। तो सीधे सीधे हम स्वागत करते हैं अमित विक्रम त्रिपाठी जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि फ़ौज में जाने का जो आपका जज्बा था वो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और फ़ौज में आपकी ज्वाइनिंग कैसे हुई? फौज में ज्वाइनिंग ऐसे हुई कि जो रहा बात जज्बा का, तो सबसे पहले हमने सेल्फ मोटिवेशन में इतना गॉड गिफ्टेड था हमारे पास में कि जी। कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी नहीं थी, देखते थे तमाम परेशानी, पापा मम्मी या ग्रैंडफादर थे, जी। बताते थे कि बड़ी समस्याएं हैं, एग्रीकल्चर में कुछ नहीं है। और ग्रैंडफादर एसआई पद से पुलिस विभाग से रिटायर्ड हो अच्छा। चुके थे। तो पिताजी थे कुछ मतलब इस ऐसे कारण रहा सामाजिक और पारिवारिक कि वो घर से नहीं जा पाए, तो जॉब लगते हुए भी जॉब उनको सियाफ करना पड़ा। अच्छा। तो अब उस समय क्या है कि काफ़ी स्ट्रगल किया, और जब हम लोग सुनते थे तो हम लोग का सोचते थे कि क्या मतलब, ऐसे लगता था कि शायद इन लोगों पे ऐसा ना हो ज़िंदगी में कि हम लोग कुछ ना कर पाएँ और बोझ बन करके रह जाएं घर पर। तो ये सबसे आसान लगा कि जब हम स्कूल में जाते थे पढ़ने के, तो तमाम लोग बोलते थे, जैसे इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद लड़के मिलते थे कि भाई जा रहे हैं, तैयारी किए थे, फलाने गए वहाँ और नहीं हो पाया। जी। तो उस अकॉर्डिंग पता करके हमने भी अपनी तैयारी शुरू की। और उस समय एक परम वीर चक्र सीरियल आता था दूरदर्शन पे। दूरदर्शन पे, जी। तो उस पे भी कुछ मोटिवेशन हमको मिला था। तो उसी के थ्रू हमने जो है अपना सोल्जर बोर्ड बस्ती गए, वहाँ से पता किए। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी शुरू की, और काफ़ी प्रयास करने के बाद 6-7 बार प्रयास करने के बाद जी। जी। सफलता भी मिली हमको। अच्छा, तो फर्स्ट पोस्टिंग आपकी कहाँ रही? फर्स्ट पोस्टिंग हमारी जो है मेरठ में थी, लेकिन उस समय ओपी पराक्रम चल रहा था, तो संसद पे अटैक हुआ था। अच्छा, अच्छा। तो उसी टाइम हम मतलब राजस्थान बाड़मेर जैसलमेर एरिया में, वहीं पे हम डायरेक्ट पोस्टिंग गए थे। एक करगिल युद्ध में भी शायद आप लोगों का योगदान रहा है। मैं बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से नहीं पूछना चाहूँगा, लेकिन कुछ ऐसी यादें जो फ़ौज के टाइम की हों। नहीं, जैसे जब संसद पे हमला हुआ उस समय तो काफ़ी यादें हैं और बहुत मतलब काफ़ी रेडी टू मूव के कंडीशन में थे हम लोग कि अब मतलब इतने बजे अटैक होगा या इतने बजे अटैक करना है। लेकिन कि सिर्फ ये था कि यस मतलब, तो इस कंडीशन में थे कि मतलब बस आदेश आएगा और तुरंत जो है मूव कर जाना है, जी। चढ़ाई कर देनी है। तो लेकिन ये कारगिल में उस समय हम नहीं हुए थे, कारगिल तो अच्छा। 99 में थे हम, 2000 में भर्ती हुए थे। अच्छा, अच्छा। 2000 दिसंबर में, और 14 जनवरी के हमारा जो है डेट ऑफ इनरोलमेंट था। तो अब उसके बाद जो है तुरंत वही 2002 में संसद पे हमला हुआ था। तो जिसके बाद जो है हम लोग वहाँ पे गए,
काफ़ी मतलब वहाँ जाए, मतलब बहुत जल्दी वो एक्सपीरियंस हमको मिला एक लड़ाई का, कि लड़ाई के दौरान कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना रिस्क होता है, सारी कुछ मतलब देखा हमने जी, जो यहाँ पे हम सब कुछ नहीं बता सकते जी। अच्छा, एक बात मेरे जहन में उभरती है कि मौत से डर सबको लगता है, तो देश सेवा में ऐसा क्या जज्बा पैदा हो जाता है कि वो डर वगैरह जो है सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं? देखिए, जब तक आदमी मैदान में नहीं उतरता है तब तक डर लगता है। किसी काम से भी यहाँ पे भी देख लीजिए कि अरे काम नहीं, जब काम शुरू हो गया तो काम मतलब फिर उसके बाद कोई डर नहीं है, मतलब पीछे नहीं हटता? पीछे नहीं हटता है आदमी। कोई भी तो आदमी का होता है कि अब तो जो होगा देखा जाएगा। और रही बात, वहाँ तो एक नहीं होते ना, हज़ारों की संख्या में लोग हैं, इतनी फौज है, सभी किसी न किसी माँ बाप के संतान है, वो भी हमारे जैसे दोस्त हैं, एक दूसरे से जिगरियार होते हैं वहाँ पे, इसलिए किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है, सामने कुछ भी हो, और हर परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार रहते थे। अगर हम बात करें देश सेवा की, तो आपने उसमें बखूबी अपना योगदान दिया। उसके अलावा ये भी एक देश सेवा है, किसानी होना भी, किसानी करना भी, खेती करना भी अपने आप में एक धर्म है। और मुझे लगता है कि ये भी एक तरह का जज्बा है, क्योंकि कहा जाता है कि जो भारत की आत्मा बसती है वो ग्रामीण क्षेत्र में बसती है। तो अगर हम अपनी मिट्टी के साथ इंसाफ कर पाते हैं, यहाँ पे खाद्यान्न उपजा पाते हैं, लोगों का पेट भर सकते हैं, तो आपने इस दिशा में भी बहुत अच्छा कार्य किया। तो इसकी शुरुआत आपके दिमाग में कहाँ से कंसेप्ट आया कि नहीं अब इस पे भी हमें काम करना चाहिए? देखिए, जो हम पहले भी एपिसोड में हम एक बार बता चुके हैं जी, कि जो बेसिक फंडामेंटल है एग्रीकल्चर का, वो है कि ज़मीन। जी, और अगर ज़मीन है तो खेती करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो बंजर पड़ी रहेगी। अगर आप घर पे रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, और इतना है आपके पास कि कुछ किया जा सकता है। दूसरी चीज़ हमको कहीं ना कहीं ये लग रहा है, आज के डेट में भी लग रहा है कि तमाम ऐसे सक्सेस हिस्ट्री हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि औरों क्षेत्र के जगह पे यहाँ पे सक्सेस की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है आने वाले टाइम का। अभी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ, लेकिन शुरू हो चुका हो पीरियड। और थोड़ा आप प्लस पॉइंट मतलब ज़्यादा वर्क करके या किसी हिसाब से एग्रेसिव रह करके थोड़ा सा इस पे जल्दी वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, केले की नर्सरी दिख रही है हम लोगों को। तो केला अभी वर्तमान में आपने कितने क्षेत्र में लगा रखा है, और इससे इनकम कैसी हो पा रही है आपकी? देखिए, तो मार्केट पे डिपेंड करता है जी। मार्केट जैसा है, कोरोना टाइम में तो सब कुछ थोड़ा डिस्टर्ब है, क्योंकि त्यौहार मतलब नहीं चल पाते हैं, उतना चल पाए तो थोड़ा सा उसमें समस्या आई, लेकिन इतना भी नहीं है कि लॉस का सौदा नहीं है। अच्छा। और हम जो रही बात एरिया में, रकबा में, तो लगभग 2 हेक्टेयर प्लस हम बनाना फार्मिंग करते हैं अपने यहाँ पे। और जो है इनकम की बात करें तो इसमें ठीक ठाक मिल जाता है, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, एक सबसे गंभीर समस्या आती है मार्केट की। किसान सारी चीज़ें उपजा तो लेता है, लेकिन जो उसके सामने विकट समस्या ये आती है कि अब उसको मार्केट में कहाँ वो बेचे अपने उत्पादों को। तो केले के मार्केट में इस तरह की कोई समस्या नहीं आती? नहीं, समस्या आती है, ऐसा नहीं है, हर सेक्टर में समस्याएं आती हैं। तो सब हर समस्या अगर आती है तो समस्या आती इसीलिए है क्योंकि उसका समाधान ढूंढा जाए। तो हर चीज़ की समस्या में ही उसी का समाधान होता है जी। और जैसे रही बात, जब यहाँ पे जल्दी कोई केला करता नहीं है फार्मिंग इसका, हम करते हैं तो जैसे लोकल हैं, व्यापारी हैं, लोग आते हैं लेकर के जाते हैं, या जो नहीं जा पा रहा है किसी कारण से, तो हम स्वयं पका करके उसको जो है 4 लोगों को उसका स्वरोजगार दे देते हैं कि भैया लेकर के जाओ, और जो है अपना बेच के आते हैं, उनको भी रोज़गार मिल जाता है, हमारा भी काम हो जाता है। अच्छा, केले के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप पैदा करते हैं? जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं जी। जैसे काला नमक एक ब्रांड है हमारा खुद का चावल का, तो वो मतलब फार्मिंग करते हैं। गेहूं भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, सब्जी की खेती भी करते हैं। तो जैसे अभी आपको सामने उस साइड में देख सकते हैं, अभी हम लोग वहाँ चलेंगे भी। जी। तो वहाँ मतलब भिंडी की बुआई हो रही है ऑलरेडी, तो अभी जो है भिंडी की बुआई चल रही है।
अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये गेहूं की फसल है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी वैरायटी आप बोते हैं और क्या इसकी पैदावार है। देखिए, गेहूं के जो मतलब वैरायटी है, हमारे पास में 2 वैरायटी है। जी। एक जो बहुचर्चित वैरायटी है जो बम्पर प्रोडक्शन देती है, वो DDW 187। अच्छा। और ये नई वैरायटी अभी आई है, जी। ये PBW 1ZN है, जो नया वैरायटी गेहूं है। ये औरों के अपेक्षा इसमें प्रोटीन, आयरन और जिंक की मात्रा, इसमें एक एडिशनल चीज़ है, इसमें जिंक की मात्रा इस गेहूं में पाई जाती है, ये नए वैरायटी में। इसलिए ये हमारे पास में जो गेहूं है ये बोया गया है 2 एकड़ में, इसकी खेती 1Z1 की गई है। बाकी जो है लगभग 12 एकड़ से ऊपर जो है जी। वो DDW 187 की गई तो है। ये भी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग ही है। जी, जो 1ZN है टोटल ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जी। और जो DDW 187 है वो टोटल रासायनिक पे है। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को, किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि कितने दिन में ये गेहूं पक के तैयार हो जाता है। देखिए, गेहूं की जो अवधि है वो 120 से 140 दिन के बीच में हो जाती है। जी। और इसमें कुछ वैरायटी ऐसी है कि जो 120 दिन में भी हो जाती है, जो लेट वैरायटी होती है। लेकिन जो इसका पीक हावर्स होता है, वो मान के पीक टाइम होता है जी। वो आपका 15 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक गेहूं बुआई हो जानी चाहिए सारी। और इसकी कटाई मान के चलिए कि आप 20 अप्रैल से शुरू हो जाती है। कितनी बार इसकी सिंचाई करनी पड़ जाती है पूरी? हमारे यहाँ देखिए, जैसे प्योर मतलब मटेरा मिट्टी है, जिसमें बालू का अंश नहीं है, ना के बराबर है। तो जहाँ पे हम लोग गेहूं की खेती करते हैं वहाँ पे सिंचाई की मतलब ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, एक बार सिंचाई काम चल जाता है। क्योंकि दोबारा सिंचाई करने में क्या होता है कि यहाँ पे गेहूं बहुत बड़ा हो जाता है, या गिरने का चांस होता है, या दाने पतले हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाता। इस साल जैसे बारिश भी ज़्यादा हुई है, तो इस साल एक ही सिंचाई में काम हो जाता है। अगर एक भी बारिश सपोर्ट कर गई तो फिर दोबारा मतलब आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव आया है और ठंड जो है वो गुलाबी हो चुकी है, और एक चीज़ है कि ठंड जैसे कम हुई है, हवा बहनी शुरू हो गई। तो ये इस हवा का इस फसल पे कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, जैसे अभी जो गेहूं पहले नहीं सिंचाई हो पाया है, या जिसको सिंचाई मतलब करना है, उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जी। और जो बड़े मतलब लॉन्ग साइज का जो गेहूं है उसके लिए प्रॉब्लम है। बाकी छोटे अगर जो मीडियम में है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए समस्या नहीं है। उसके लिए समस्या नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हवा आएगी तब हो सकता है थोड़ा मोड़ा, नहीं तो कोई समस्या नहीं आती है गेहूँ में जी। तो निश्चित रूप से आप हमारे वीडियो में देख पा रहे होंगे कि ये अभी देखिए एकदम हरी फसल है, गेहूं की फसल है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये फसल, इसमें बालियां लटकेंगी, सोने के कलर की सुनहली बालियां लटकेंगी, आपस में टकराएंगी, एक खनक उठेगी। तो एक गीत लिखा गया था कि मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरा मोती। ये गाना सटीक बैठता है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उन्होंने ये चीज़ कर दिखाई है। अभी और भी फसलें आपके पास हैं, हम लोग तब तक के लिए चलते हैं उस खेत में, और बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए आ जाइए। तो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं हमको एक फ़िल्म की याद आ गई, DDLJ। उसमें शाहरुख खान जो है इसी तरह के सरसों के खेत में जो है शूट कर रहे होते हैं, गाना चल रहा होता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, और बड़ा ही खूबसूरत गाना था। उसी तरीके से ये बड़ा ही खूबसूरत खेत है। तो सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सरसों की आपने प्रजाति यहाँ पे लगाई है वो कौन सी है, और इसमें उत्पादन कितना है तेल का? देखिए, तेल का जो उत्पादन होता है
वो डिपेंड करता है कि जो मस्टर्ड हुआ है एटमॉस्फेयर में किस हिसाब से उसको मिला है, और अगर मतलब उसके जो दाने हैं वो सही बैठे जी। तब तो इल्डनेस अगर अच्छी आई तो 100% अच्छा रेशो पड़ता है। और रही वैरायटी की तो ये 52-22 करके सरसों आती है बायर की, वही है। अच्छा, तो हाइब्रिड इसमें सरसों। अगर हम बात करें कीड़ों की, कीट पतंगे जो हैं इस पे लगते होंगे, फूल को चूसते होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे कुछ कीड़े हैं जो उड़ रहे हैं, इससे आप बचाव कैसे कर पाते हैं फसलों की? जैसे अगर अभी प्रकोप बहुत कम है, एटमॉस्फेयर सही है और ये उड़ते रहेंगे, लेकिन कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा इनके ऊपर। अगर मौसम मतलब काफ़ी बदलाव आता है, हवा बहुत तेज़ हो जाती है या मौसम बदली हो जाती है, तब इसके लिए अभी जिस कंडीशन में है तो उसमें उस समय दिक्कत आती है। अदरवाइज इसको बचाने के लिए कुछ एक दवाई आती है पेस्टिसाइड, वो स्प्रे करने से रोकथाम कीड़ों का हो जाता है। अच्छा, मतलब क्या ज़रूरी है कि पेस्टिसाइड का आप इसमें इस्तेमाल करें? कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो नहीं डाला गया है जी। और फसल हम देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी तैयार हो रही है। तो जी अभी देख लीजिए, जैसे हम यहाँ दिखा सकते हैं जी, ये आपका मतलब फली बननी शुरू हो गई है। तो अभी जब इस पे अगर कहीं से स्पॉट बनना शुरू हो जाएगा तब इसको दवाई की आवश्यकता है। अदरवाइज ये उड़ते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परागण भी उन्हीं के द्वारा होता है। ये अभी देखिए कहीं स्पॉट नहीं है, इसलिए अभी कोई दवा डालने की आवश्यकता नहीं है। अवॉइड ही किया जाता है कि दवा ना डालना पड़े। अच्छा, ये फसल सरसों की कितने दिन में पक के तैयार हो जाएगी? सरसों की फसल लगभग मान के चलिए कि लगभग वही जाता है 80 से 90 दिन। 80 से 90 दिन में ये तैयार हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आज हम लोग इस एपिसोड में बड़ा ही सार्थक एपिसोड हम लोगों का बन पाया, और हम लोगों ने एक ऐसे किसान से मिलाया आपको कि जो स्वावलंबी किसान हैं और उन्होंने अपने दम पे ऑर्गेनिक खेती का बीड़ा उठाया है, समाज को स्वस्थ रखने का संकल्प लिया है। तो इस कड़ी में इसी तरह के हम लोग किसानों को प्रमोट भी करते रहेंगे, और तरह तरह के खेती किसानों की जो सक्सेस स्टोरियां हैं आपके सामने हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पे। मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे थे पंचायत। धन्यवाद।